तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग 1000 प्लस एमसीक्यू सीरीज़ चला रहे हैं क्वेश्चंस की। उसमें हम लोग पार्ट फर्स्ट कर चुके हैं। पार्ट फर्स्ट में हम लोग ने 1 से लेकर 261 नंबर क्वेश्चन तक कर लिया है। अब हम लोग पार्ट सेकंड यहाँ से स्टार्ट करेंगे। टोटल हम लोगों ने पूरे फिटर सब्जेक्ट को हम लोगों ने 4 पार्टों में डिवाइड कर दिया है मैंने। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सभी पार्ट है जो हैं, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड और पार्ट फोर्थ है। तो पार्ट फर्स्ट हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग पार्ट सेकंड यहाँ से स्टार्ट करेंगे। पार्ट सेकंड में हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ऐसा ही पार्ट थर्ड जब आएगा तो उसमें भी 1 से कुछ क्वेश्चन रहेंगे। ऐसा ही जब पार्ट फोर्थ आएगा उसमें भी ऐसा ही क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्ट फर्स्ट। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोला गया है कि रिमर में एक्स के रूप में चिन्हित कोण का नाम क्या है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए रैक एंगल, ऑप्शन नंबर बी फ्लूट एंगल, ऑप्शन नंबर सी हेलिक्स एंगल या फिर ऑप्शन नंबर डी क्लियरेंस एंगल। तो इसका जो आंसर होगा, यहाँ ये एक्स की बात कर रहा है तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हेलिक्स एंगल ही इसका राइट आंसर है। अब इस हम लोग कुछ चीज़ें देखेंगे। रिमर क्या होता है पहले वो हम लोग देख लेते हैं। रिमर क्या है? रिमर एक होता है मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होता है जिसका प्रयोग पहले से बने होल्स को एक्यूरेट साइज में लाने के लिए किया जाता है। इसका हम लोग डिटेल में डायग्राम देख लेते हैं। चलिए, ये देखिए डायग्राम है। डायग्राम में हम लोग कुछ चीज़ें देख लेते हैं। ये हमारा बीच का जो पार्ट पूरा दिख रहा है ये आपका रिमर हो गया टोटल। इसमें क्या है, ये इधर से लेके इधर तक की आपकी टोटल लंबाई है। टोटल कितना लंबा है, ये पूरी टोटल लंबाई हो गई। बॉडी की अगर हम लोग बात करेंगे तो बॉडी यहाँ तक है। नेक को लेकर ये जो बीच का सिरा है ये हमारा नेक कहलाता है या फिर झिरी भी बोलते हैं इसको। ये आपकी झिरी लंबाई यहाँ पे दिखाई गई है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसके बीच की जो लंबाई है। ठीक है, ये आपका कटिंग टीथ हो गए। ये टोटल आपकी यहाँ से यहाँ तक बॉडी हो गई, जिसमें बॉडी में क्या होगा, कटिंग टीथ और झिरी की लंबाई दोनों ऐड हो जाएगा। शैंक, बचा पार्ट आपका शैंक कहलाएगा। और फिर ये आपका, ये हमारा क्या है, जहाँ से हम लोग इसको पकड़ते हैं वो पार्ट है। और जो रिमर होता है उसको किस में पकड़ते हैं, टैप रिंच में पकड़ा जाता है। और इधर आप देखते हो क्रॉस सेक्शन कैसा है, चौकोर स्क्वायर है। ठीक, अब यहाँ देखते हैं। ये आपका देखिए इसका आगे से क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है। टोटल व्यास आपका कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो दूरी है ये आपका व्यास हो गया। फिर इसके बाद इधर अगर आप देखोगे ये जो टेपर आपको दिख रहा है ना, टेपर लिप है ये आपका, ये क्या है, टेपर लिप है। और यहाँ जो ग्रुप कटा होगा वो होगा वृत्ताकार लैंड होगा इसका। फिर इसके बाद जो इनके बीच की जो दूरी होगी, दो के बीच की जो ये दूरी है, यहाँ पे दोनों के बीच की जो दूरी है उस दूरी को क्या बोला गया है, टेपर लिप लंबाई बोला गया है। फिर उसके बाद चलिए चलते हैं डायग्राम दोबारा क्वेश्चन में। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी हेलिक्स एंगल। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ऑप्शन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे हम लोग, ड्रिल किए गए छेद को फिनिश करने की प्रक्रिया का नाम क्या है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए रिमिंग, ऑप्शन नंबर बी स्पॉट फेसिंग, ऑप्शन नंबर सी काउंटर बोरिंग या फिर ऑप्शन नंबर डी काउंटर सिंकिंग। तो इसका जो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए रिमिंग। बोला क्या जा रहा है, ड्रिल किए गए छेद को फिनिश करना है। हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में, कि जो ड्रिल किया जाता है उसके छेद को फिनिश करने की क्रिया किससे करते हैं, रिमिंग के थ्रू करते हैं। इसमें जो टूल प्रयोग होता है वो क्या होता है, रिमर होता है। रिमर क्या होता है, एक मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होता है। कैसा, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होता है ये, और पहले से फिनिश होल को एक्यूरेट करने के लिए। अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, जो रिमर होता है उसको 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 2 भागों में हमारा बांटा गया है। पहला होता है हैंड रिमर और दूसरा जो हमारा है यहाँ पे वो होता है मशीन रिमर। पहला हैंड रिमर है और दूसरा हमारे पास क्या है, मशीन रिमर। जो हमारा हैंड रिमर होता है, हैंड रिमर का शैंक कैसा होता है, स्ट्रेट होता है शैंक। और मशीन रिमर जो होता है उसका शैंक कैसा होता है, मोस्ट टेपर में रहता है। तो
इसका राइट आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर ए रिमिंग सही है। आगे चलते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन में बोला गया है को क्यों हैंड रिमर के दांतों में असमान अंतराल होते हैं? ऑप्शन नंबर ए चैटरिंग कम करें, ऑप्शन नंबर बी अधिक धातु निकालें, ऑप्शन नंबर सी दक्षता बढ़ाए, या फिर ऑप्शन नंबर डी टूल का जीवन काल बढ़ाए। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, चैटरिंग कम करता है। अब बात आती है कि चैटरिंग होती क्या है। अब चैटरिंग क्या है वो देख लेते हैं हम लोग। चैटरिंग होता है कि जब हम रिमर को ऑपरेट करते हैं या हम रिमर को जब चलाते हैं होल में, तो उसमें किटकिटाहट की आवाज़ आती है। यही किटकिटाहट की आवाज़ क्या कहलाती है? चैटरिंग कहलाती है। और इसका रीज़न क्या होता है? अगर हम बात करेंगे रीज़न की, तो रीज़न इससे कई हैं। जैसे मान लो कि आपका रिमर जो हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं वो यूनिफॉर्म नहीं घूम रहा है, मतलब जैसा उसको घूमना चाहिए वैसा नहीं घूम रहा है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि रिमिंग अलाउंस जो हम लोगों ने दिया है वो हम ज़्यादा दे रहे हैं। या फिर तीसरा क्या होता है कि जो रिमर है वो पुराना हो गया है और उसकी कटिंग एज में शार्पनेस नहीं रह गई है, तो ऐसा हो सकता है। इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर आपका चैटरिंग, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है ट्विस्ट ड्रिल में क्लियरेंस एंगल का उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए अपरिष्कृत छिद्रों को रोकना, ऑप्शन नंबर बी ओवरसाइज छिद्रों को रोके, ऑप्शन नंबर सी किनारों के असमान कोण को रोके, या फिर ऑप्शन नंबर डी ड्रिल के किनारों के घर्षण को रोके। तो इसका जो राइट आंसर है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियरेंस एंगल का उद्देश्य क्या होता है? ड्रिल के जो किनारे के घर्षण को रोकता है, घिसने से बचाता है। आगे चलते हैं हम लोग, पांचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पांचवें नंबर क्वेश्चन बोला गया है रिवेटिंग के लिए काउंटर सिंकिंग का कोण क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए 75 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी 80 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी 90 डिग्री, या फिर ऑप्शन नंबर डी 120 डिग्री। तो इसमें जो आंसर देखने से पहले कुछ चीज़ें हम लोग समझेंगे। यहाँ देखिए बोला क्या है कि हमको क्या करना है, काउंटर सिंकिंग के बारे में पूछा है। और किसके लिए पूछा है हमको? रिवेटिंग के लिए। रिवेटिंग के लिए काउंटर सिंकिंग जो प्रक्रिया होती है उसका एंगल कितना होता है? तो इसका जो राइट आंसर है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। रिवेटिंग के लिए हम लोग लेते हैं 75 डिग्री। किसके लिए लेते हैं? रिवेटिंग के लिए। अगर 80 डिग्री की बात करें, 80 डिग्री कहाँ पे यूज़ होता है? जो 80 डिग्री होता है वो वहाँ यूज़ होता है जहाँ पे हम लोग सेल्फ थ्रेड स्क्रू लगाते हैं। सेल्फ थ्रेड स्क्रू हम लोग जहाँ पे हम लोग लगाते हैं वहाँ पे हम लोग 80 डिग्री एंगल का यूज़ करते हैं। सेल्फ थ्रेड क्या होता है? इसमें हमको थ्रेडिंग करने की आवश्यकता नहीं है, खुद ही एडजस्ट हो जाता है। 90 डिग्री कहाँ यूज़ करते हैं? 90 डिग्री हम लोग यूज़ करते हैं काउंटर सिंक स्क्रू के लिए। कैसा? काउंटर सिंक जो स्क्रू होता है उसके लिए हम लोग 90 डिग्री का यूज़ करते हैं। और 120 का कहाँ यूज़ करते हैं? जो 120 होता है वो जहाँ पे हमको चैम्फरिंग करनी होती है। क्या करनी होती है? चैम्फरिंग प्रोसेस के लिए 120 का यूज़ करते हैं। तो इसका राइट आंसर पांचवें क्या था? ए ऑप्शन आपका सही है। आगे चलते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे हम लोग। 6 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है ड्रिलिंग करते समय ड्रिल के ओवर हीट होने का क्या कारण होता है? ऑप्शन की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर ए ड्रिल सही ढंग से नहीं पकड़ी हुई है, ऑप्शन नंबर बी कारखंड सही ढंग से नहीं पकड़ी हुई है, ऑप्शन नंबर सी क्लियरेंस एंगल सही नहीं है, या फिर ऑप्शन नंबर डी चिप्स के कारण फ्लूइड्स ब्लॉक हो गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी क्लियरेंस एंगल सही नहीं होने के कारण ओवर हीट हो जाता है ड्रिल। आगे चलते हैं हम लोग, 7वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 7वें नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि दी गई गहराई के लिए छिद्र को बड़ा करने के लिए ऑपरेशन क्या होता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए रिमिंग, ऑप्शन नंबर बी स्पॉट फेसिंग, ऑप्शन नंबर सी काउंटर बोरिंग, या फिर ऑप्शन नंबर डी काउंटर सिंकिंग। तो यहाँ पे बोला क्या है, इसने बोला इन्होंने एक छिद्र है, एक छिद्र है मतलब एक होल दिया गया है, उसको हमको कुछ और गहराई तक हमको बड़ा करना है।
मतलब उसी होल को हमको कुछ गहराई तक, पूरी गहराई तक नहीं, कुछ गहराई तक हमको बड़ा करना है। तो अगर कुछ गहराई तक आपको होल को बड़ा करना है तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं काउंटर बोरिंग ऑपरेशन। काउंटर बोरिंग ऑपरेशन यूज़ करते हैं। आगे चलते हैं हम लोग 8वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 8वें नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यदि ड्रिल का क्लियरेंस कोण अधिक है तो क्या होगा। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, कटिंग एज ब्लंट होगी। ऑप्शन नंबर बी, कटिंग एज तेज नहीं होगी। ऑप्शन नंबर सी, कटिंग एज कमज़ोर हो जाएगी। या फिर ऑप्शन नंबर डी, कटिंग एज मटेरियल को नहीं काटेगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा, उससे पहले हम लोग कुछ देख लेते हैं। क्लियरेंस एंगल का सीधा प्रभाव पड़ता है रैक एंगल पर पड़ता है। तो यहाँ क्या बोला गया है, यहाँ बोला गया है ड्रिल है, क्या है, ड्रिल है और क्लियरेंस कोण है। और क्लियरेंस कोण ये लोग क्या रहे, बढ़ा रहे हैं, मतलब अधिक कर रहे हैं। तो पूछ रहे हैं क्या होगा। तो होता क्या है, जब भी हम क्लियरेंस कोण को बढ़ाते हैं तो कटिंग एज कमज़ोर हो जाती है। तो कटिंग एज ही क्या होती है, हमारी पॉइंट एंगल जिसे बोलते हैं वही कटिंग एज होती है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। जब भी हम क्लियरेंस कोण को बढ़ाएंगे तो कटिंग एज कमज़ोर हो जाती है। अब क्लियरेंस कोण के बारे में थोड़ी चीज़ें हम लोग देखेंगे यहाँ पे। अब क्लियरेंस कोण क्या होता है, अगर हमको मुलायम धातु, हमको हमारी कोई है मुलायम धातु पे हमको ड्रिल करना है, तो अगर मान लो सॉफ्ट धातु है उस पर हमको अगर हम ड्रिल करना है तो आपको यहाँ से क्लियरेंस एंगल जो होगा, जो क्लियरेंस एंगल होता है उसको हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर यही सॉफ्ट के बाद हार्ड मटेरियल हुआ, तो अगर ये हार्ड मटेरियल होगा तो क्लियरेंस एंगल आपको घटाना पड़ेगा। ठीक है। अब जब आप क्लियरेंस एंगल आप बढ़ाते हो तो क्या होता है, कटिंग एज कमज़ोर हो जाता है परंतु शार्पनेस बढ़ जाती है। शार्पनेस बढ़ जाती है, इस वजह से हम इसको सॉफ्ट मटेरियल पे यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कुछ क्लियरेंस एंगल के बारे में, हम लोग देख लेते हैं कि अलग अलग मटेरियल के लिए क्लियरेंस एंगल कितना होता है। तो ऑप्शन तो आपका सी नंबर आपका सही है। तो कुछ और चीज़ें हम देखते हैं। अगर हम क्लियरेंस कोण की बात करें, क्लियरेंस एंगल की बात करें, अगर हम ले रहे हैं हम लोग माइल्ड स्टील, क्या ले रहे हैं हम लोग, माइल्ड स्टील लें या फिर एल्युमिनियम। माइल्ड स्टील और एल्युमिनियम के लिए जो क्लियरेंस एंगल होता है वो कितना होता है, वो होता है हमारा 12 डिग्री से लेकर 15 डिग्री तक, 12 से लेकर 15 डिग्री होता है। दूसरा अगर हम बात करेंगे कास्ट स्टील, कास्ट स्टील हो या फिर फोर्ज स्टील हो, तो इसके लिए कितना होता है, तो इसके लिए हमारा जो क्लियरेंस एंगल होता है वो 8 डिग्री से लेके हमारा होता है 10 डिग्री तक होता है। अब अगर मटेरियल के रूप में अगर हम कास्ट आयरन लेंगे तो क्या होगा, अगर हम कास्ट आयरन के ड्रिलिंग हमको करनी है तो क्लियरेंस एंगल हमारा 8 डिग्री से लेके 12 डिग्री होता है। और अगर हमको कॉपर लेने हैं या फिर ब्रॉस ले लें, मतलब पीतल या फिर तांबा अगर है तो कितना लेंगे, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं 10 डिग्री से 12 डिग्री तक। तो ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है क्लियरेंस एंगल, अलग अलग मटेरियल के लिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आप लोग भी ध्यान रखिए और आशा करता हूँ कि आप लोग जब देखते होगे तो इसको नोट भी करते रहोगे, तो आप अपने एक नोट्स भी बनाते रहिए जो आगे आगे जाके आपको फ़ायदा होगा। तो आगे चलते हैं। इसका राइट आंसर क्या था, इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं 10th नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में इसमें बोला गया है, यदि ड्रिलिंग के दौरान स्पिंडल केंद्र से बाहर चल रहा है वो क्या होगा। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, ड्रिल टूट जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ड्रिल अधिक गर्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ड्रिल रफ होल बनाते हैं। या फिर ऑप्शन नंबर डी, अधिक आकार के छेद बन जाएगा। तो यहाँ कुछ देखने वाली बात है, ड्रिलिंग की बात कर रहा है यहाँ पे और बोल रहा है स्पिंडल केंद्र, मतलब जो स्पिंडल का एक्सिस है उससे ड्रिल बाहर जा रहा है, मतलब बकलिंग है, उसमें बकलिंग कर रहा है। तो क्या होगा, ऐसी अवस्था में क्या होता है, एक ही चीज़ होगी, जो छेद है उसका आकार बढ़ जाता है। तो इसके बाद चलते हैं हम लोग ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 10 में एक डायग्राम दिया गया है और इसमें बोला गया है कि थ्रेड के एक्स के रूप में चिन्हित तत्व का नाम बताइए। ऑप्शन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या बोला है, एक्स के रूप में ये चीज़ बोला है कि इसके उसके बीच की जो दूरी है वो क्या कहलाती है।
तो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है रूट, ऑप्शन नंबर बी लीड, ऑप्शन नंबर सी पिच या फिर ऑप्शन नंबर डी फ्लैंक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पिच। ऑप्शन नंबर सी पिच होता है। एक दांते के किसी एक बिंदु से दूसरे दांते के उसी बिंदु तक की जो दूरी होती है पिच कहलाती है। ठीक, आगे चलते हैं 11th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11th नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है? 11th नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि एक ग्राइंडिंग व्हील है जिसका विनिर्देशन मतलब स्पेसिफिकेशन दिया गया है 32A 46H 8V। इसमें ए क्या प्रदर्शित करता है ये पूछा गया है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए ग्रेड, ऑप्शन नंबर बी ग्रेन साइज, ऑप्शन नंबर सी टाइप ऑफ बॉन्ड या फिर ऑप्शन नंबर डी टाइप ऑफ एब्रेसिव। तो ए के रूप में जो पूछ रहा है, ये जो यहाँ पे ये ए आपको दिखाई दे रहा है, ए क्या होता है यहाँ पर? ए जो होता है हमारा, ये होता है एब्रेसिव टाइप। मतलब जो हम एब्रेसिव यूज़ कर रहे हैं वो किस टाइप का एब्रेसिव है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अब इसमें कुछ और चीज़ अगर देखें, ये तो आपको पता चल गया ए क्या है, एब्रेसिव। अगर यहाँ पूछा होता है कि ये 32 क्या है तो क्या आप बताते? जो 32 होता है, जो यहाँ पे 32 दे रखा है, ये क्या होता है? ये हमारा होता है व्हील टाइप। मतलब जो व्हील है वो किस टाइप का व्हील है, मतलब व्हील की प्रकृति क्या है। ए तो आपको पता चल गया एब्रेसिव का टाइप है। अब ए के बाद क्या इधर बोला गया था? ए के बाद बोला गया है 46। तो 46 क्या है? जो 46 हमारा यहाँ पे दे रखा है, ये दे रखा है ग्रेन का साइज। क्या है? ग्रेन साइज। जो व्हील है उसकी ग्रेन साइज क्या है उसके बारे में दिया है। तो यहाँ 46 है, मतलब ग्रेन साइज कितनी है? 46। इसके बाद दे रखा है एच। जो एच है वो क्या है? जो एच है यहाँ पे, ये हमारा जो है ग्रेड है, मतलब व्हील का ग्रेड, व्हील का ग्रेड है ये। ठीक है। अब यहाँ पे एच के बाद आता है ये 8 नंबर। एच के बाद क्या है? ये 8 आया। 8 क्या है यहाँ पे? जो 8 है हमारा यहाँ पे, वो 8 है स्ट्रक्चर। क्या है? स्ट्रक्चर है। अब स्ट्रक्चर भी कितने प्रकार के? तो 2 प्रकार के होते हैं इसमें। एक ओपन होता है और दूसरा होता है डेंस। एक खुला और दूसरा घना स्ट्रक्चर। ठीक है। इसके बाद बता वी। वी क्या है हमारा? जो वी है ये हमारा होता है बॉन्ड। क्या होता है? बॉन्ड या बाइंडर इसको बोला जाता है, बॉन्ड का टाइप। तो यहाँ पे वी दे रखा है, तो मतलब कौन सा बॉन्ड है? विट्रीफाइड बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड है? विट्रीफाइड बॉन्ड है। अब इसके आगे वी के आगे आगे भी एक और टर्म जुड़ा होता है। वी के आगे भी एक और टर्म जुड़ा होता है। अब वो टर्म क्या होता है वो बताता है। मान लो वी के आगे कोई टर्म जुड़ा है तो वो क्या बताता है? वो बताता है व्हील बनाने वाली जो कंपनी है उसका चिन्ह होता है, मतलब सिंबल। मान लो व्हील बनाने वाली कंपनी का सिंबल ये विट्री जो बॉन्ड होता है उसके आगे इधर जोड़ा जाता है। तो आशा करता हूँ आपको इतना चीज़ समझ में आ गया होगा। ये आप नोट करते रहें अपनी कॉपी में। तो इसका राइट आंसर क्या था? राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, एब्रेसिव का टाइप है। अब आगे चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन में। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है? इसमें बोला गया है कंसेंट्रिक चलने के लिए नए ग्राइंडिंग व्हील को लगाने के बाद क्या करना चाहिए। ऑप्शन की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर ए ट्रूइंग, ऑप्शन नंबर बी ग्लेजिंग, ऑप्शन नंबर सी लोडिंग या फिर ऑप्शन नंबर डी ड्रेसिंग। तो यहाँ देखिए बोल रहा है कंसेंट्रिक, मतलब कंसंट्रेट एकदम चलाने के लिए ग्राइंडिंग व्हील को क्या करना चाहिए। मतलब जब हम नया ग्राइंडिंग व्हील लगाते हैं तो हम क्या करते हैं उसको कंसेंट्रिक चलाने के लिए। तो कंसेंट्रिक चलाने के लिए हम लोग एक प्रक्रिया करते हैं जिसे बोलते हैं ट्रूइंग। इसलिए इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। तो ट्रूइंग होता क्या है? ट्रूइंग क्या होता है? ट्रूइंग होता है कि जब भी जो ग्राइंडिंग व्हील होता है उसकी परिधि को स्पिंडल की अक्ष या फिर घूमने की अक्ष के कंसंट्रिक बनाना होता है या सकेंद्री बनाना होता है, तो हम लोग ट्रूइंग ऑपरेशन करते हैं। और ट्रूइंग ऑपरेशन में जो हम लोग टूल यूज़ करते हैं वो क्या होता है? जो ट्रूइंग ऑपरेशन में हम लोग टूल यूज़ करते हैं वो डायमंड ड्रेसर होता है। क्या होता है? डायमंड ड्रेसर होता है। और ड्रेसिंग के समान ही यह प्रक्रिया की जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या था? ट्रूइंग इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में।
13 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है? 13 नंबर क्वेश्चन बोला गया है ब्लास्ट फर्नेस से प्राप्त उत्पाद क्या है? ऑप्शन की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है पिग आयरन, ऑप्शन नंबर बी कास्ट आयरन, ऑप्शन नंबर सी रॉट आयरन, या फिर ऑप्शन नंबर डी मैलिएबल आयरन। तो इसका क्या होगा? ब्लास्ट फर्नेस से कौन सा उत्पाद प्राप्त होता है, हमको ये पूछा है। तो ब्लास्ट फर्नेस को ही दूसरा नाम, ये तो इंग्लिश नाम है ब्लास्ट फर्नेस, हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में इसको बोला जाता है वात्य भट्टी। क्या बोला जाता है? वात्य भट्टी। वात्य भट्टी इसको बोला जाता है। तो ब्लास्ट फर्नेस से जो भी हमको उत्पाद प्राप्त होता है वो उत्पाद होता है ऑप्शन नंबर ए पिग आयरन। वो ब्लास्ट फर्नेस से हमको पिग आयरन प्राप्त होता है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे कास्ट आयरन की, अगर कास्ट आयरन की आप बात करोगे यहाँ पे, तो कास्ट आयरन किससे हमको प्राप्त होता है या किस भट्टी के थ्रू प्राप्त होता है? तो कास्ट आयरन होता है क्यूपोला। क्यूपोला क्यूपोला जो फर्नेस होती है उससे हम लोग को प्राप्त होता है कास्ट आयरन। अगर रॉट आयरन की आप बात करोगे तो रॉट आयरन जो होता है उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं पुडलिंग फर्नेस। पुडलिंग फर्नेस, कौन सी फर्नेस? पुडलिंग फर्नेस का यूज़ होता है। अगर मान लो इसकी जगह क्या होता है? स्टील होता। अगर मान लो स्टील होती तो स्टील के लिए कौन सी फर्नेस यूज़ करते हैं हम लोग? स्टील के लिए बेसेमर कन्वर्टर। क्या होता है? बेसेमर कन्वर्टर का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। 13 में का ऑप्शन क्या है? ब्लास्ट फर्नेस का यूज़ किया जाता है ऑप्शन नंबर ए पिग आयरन में। आगे चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है? 40 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि मैग्नेट, बॉल बेयरिंग और कटिंग टूल के निर्माण के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन की बात करेंगे। ऑप्शन नंबर ए कोबाल्ट, ऑप्शन नंबर ए कोबाल्ट, ऑप्शन नंबर बी कैडमियम, ऑप्शन नंबर सी वेनेडियम, या फिर ऑप्शन नंबर डी मॉलिब्डेनम। तो यहाँ जो बात हो रही है कि मैग्नेट भी बनाना है हमको, बॉल बेयरिंग बनाना है कटिंग टूल के निर्माण के लिए। तो मैक्सिमम जो यूज़ होता है, सबसे जो राइट आंसर होगा इसका, सबसे एक्यूरेट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए कोबाल्ट। क्या है? ऑप्शन नंबर ए कोबाल्ट का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो अब चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में। 15 नंबर क्वेश्चन में देखें क्या बोला गया है। 15 नंबर क्वेश्चन में यहाँ बोला गया है कि पायराइट अयस्क में कितना तांबा होता है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए 0.15, ऑप्शन नंबर बी 0.32, ऑप्शन नंबर सी 0.5, या फिर ऑप्शन नंबर डी 0.45। तो यहाँ बोला गया है क्या? पायराइट, जो हमारा पायराइट अयस्क होता है उसमें हमको कॉपर या तांबे की परसेंटेज निकालनी है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 0.32 आपका राइट आंसर है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आज आप लोग ने हमारा जो फर्स्ट पार्ट तो आपका अभी हम लोग 261 नंबर तक, पिछली वीडियोस तक हम लोग ने कर चुके हैं। अब यहाँ से हम लोग ने आज जो शुरू किया है वो हम लोग सेकंड पार्ट शुरू किए हैं। जब ये सेकंड पार्ट खत्म होगा तो हम लोग थर्ड पार्ट शुरू करेंगे, और वो जब खत्म होगा तो हम लोग फोर्थ पार्ट शुरू करेंगे। मतलब टोटल जो हमारा फिटर थ्योरी है वो 4 पार्टों में हमारी टोटल कवर हो जाएगी। पूरी किताब हमारी 2 साल पूरा कंप्लीट हो जाएगी। हम बहुत डिटेल में ऐसे ही पढ़ रहे हैं, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगता है वो भी मैं इसमें बताता रहता हूँ। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जिसे आपको लगता है कि जिसको इस वीडियो की ज़रूरत है उसमें आप शेयर कर सकते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके।